सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स और इसके अंतर्गत उपन्यास नाटक हमने कर लिए हैं गद्य साहित्य के अंतर्गत। अब हम पढ़ रहे हैं कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कहानियों से संबंधित हमने शायद 7 क्लासें ले ली हैं, ये आज की हमारी 8वीं क्लास होगी। देखिए, नाटक से संबंधित हमारी 15 क्लासें हो चुकी है, उपन्यास से संबंधित हमारी शायद 20 क्लासें हो चुकी हैं और रीतिकाल से संबंधित भी शायद 18 क्लासें हुई हैं। आधुनिक काल से संबंधित कम से कम 35-36 के लगभग क्लास हुई हैं, क्योंकि वहाँ में भारतेंदु युग भी है, द्वितीय युग भी है, छायावादी युग भी है, समकालीन कविताएं हैं। सभी जो जिस प्रकार से भारतेंदु युग है उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं, और जो द्विवेदी युग है उसका द्विवेदी युग के नाम से भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको उसी के नाम से प्लेलिस्ट के माध्यम से सजाया गया है। और जो मैंने यूजीसी नेट का जो तैयारी करने के लिए जो यूनिट वाइज मैं करवा रही थी, तो आज उसका एक घंटे की क्लास थी वो मैंने अपलोड की थी, तो उसको मैंने दूसरी बार उसमें जो आपका ये यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स है इस प्लेलिस्ट के लिए भी उसको अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आप अगर कोई स्टूडेंट से भारतेंदु युग को पढ़ना चाहता है या फिर यूजीसी नेट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी कर सकता है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है। आपसे पूछा जा रहा है जो जिंदगी और जोंक है ये कहानी संग्रह किसका है, तो नाम आता है जिंदगी और जोंक। ये कहानी संग्रह अमरकांत जी का है। किसका है? अमरकांत जी का। अमरकांत जी और मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 को हुआ है। धर्मेर भारती 1926 और कमलेश्वर जी सन 1932 को इनका जन्म हुआ है। जन्म वर्ष देखिए आप जरूर याद रखेंगे, कभी भी नहीं भूलना चाहिए आपको जन्म वर्ष, क्योंकि जन्म वर्ष के हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जिंदगी और जो कहानी संग्रह अमरकांत का है। अमरकांत के अन्य कहानी संग्रह देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान सन 1997 का है, और सुख और दुख में साथ ये 2002 का कहानी संग्रह। ठीक है, सुख और दुख में साथ, सुख और दुख दो चीज़ों का संग्रह है, इसमें साथ है तो 2002 का कहानी संग्रह है। एक धनी व्यक्ति का बयान सन 1997 है। अगला है कमलेश्वर जी के कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया, ये इनका 1957 का है। कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966 और बयान 1973। आज़ादी मुबारक इनका कब? आज़ादी मुबारक का शायद रचनाकाल नहीं दिया गया, 1 मिनट मैं देख लेती हूँ ना। मोहन राकेश, जन्म है 1925। ठीक है, कमलेश्वर जी का है, मोहन राकेश का नहीं है, ये कमलेश्वर जी का है। हाँ जी, आज़ादी मुबारक भी इनकी 2002 की है। ठीक है, हाँ जी, आज़ादी मुबारक कब की है? 2002 की है। कहानी संग्रह कब की है? राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। मोहन राकेश जी के कहानी संग्रह हैं इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961 और फौलाद का आकाश 1966। ठीक है, मोहन राकेश जी के कहानी संग्रह याद रखेंगे, इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। धर्मवीर भारती जी के कहानी संग्रह हैं मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969। याद रखेंगे, धर्मवीर भारती इनका जन्म सन 1926 को हुआ था और इनके कहानी संग्रह हैं मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969।
हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जाना जाता है? ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन किसको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जाना जाता है? तो देखिए जो जैनेन्द्र जी हैं, ईलाचंद्र जोशी हैं और अज्ञे जी, इन सभी को मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के नाम से जाना जाता है। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी और अज्ञे की प्रसिद्धि प्राप्त है। विवरण इनका दृष्टव्य इस प्रकार से है। जैनेन्द्र की है फांसी 1929, वातायन है 1931, नीलम देश की राजकन्या 1938, एक रात 1935, दो चिड़िया 1934, पाजेब 1948 और जय संधि 1948। ठीक है, अगला है ईलाचंद्र जी के कहानी है धूप रेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी के निरस्पष्ट पृष्ठ 1951, कटीले फूल लचीले कांटे 1957। ठीक है, ईलाचंद्र जी के कहानी संग्रह छींक आ रही थी, आई भी नहीं। ईलाचंद्र जोशी के कहानी संग्रह हैं धूप रेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951, कटीले फूल लचीले कांटे 1948 कब की है? 1957 की है। ठीक है, विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदौल, तेरे प्रतिरूप और अमर वल्लरी किसकी है? अज्ञे जी की है। इनका भी बता देते हैं रचनाकाल। विपतगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात सन 1945, शरणार्थी 1948, जयदौल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961 और अमर वल्लरी सन 1965। ठीक है, याद रखेंगे। विपतगा है 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदौल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961 और अमर वल्लरी आपकी 1965 की कहानी है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए जो परिंदे कहानी है ये किसकी है? निर्मल वर्मा जी की सन 1956, ईदगाह है प्रेमचंद जी की सन 1933, आकाशदीप है जयशंकर प्रसाद की सन 1929 और उसने कहा था सन 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। याद रखेंगे, उसने कहा था सबसे पहले आएगी तो उसने कहा था, फिर आकाशदीप 29, ईदगाह 33 और परिंदे 56। याद रखेंगे, आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि परिंदे है कहानी है उसका रचनाकाल सन 1956 है, जबकि जो परिंदे कहानी संग्रह है उसका रचनाकाल सन 1960 है, जिसमें 7 कहानियाँ संकलित हैं। ये पीछे क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो परिंदे कहानी संग्रह है 1960 का, उसमें कितनी कहानियाँ संकलित हैं? तो 7 कहानियाँ संकलित हैं। अगर आप मेरे सभी क्वेश्चन देख रहे हैं तो कहानियों का जो क्लास है, कहानियों की जो क्लास मैं ले रही हूँ ये 8वीं क्लास है। 7 क्लासों में पीछे देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों के अनुक्रम इस प्रकार से हैं। उसने कहा था 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। याद रखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था सन 1915। आकाशदीप इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछी जाती है जयशंकर प्रसाद की। आकाशदीप अगर रचना पूछी जाती है आपसे तो 1928 आएगी। देखिए याद रखेंगे, अगर आपसे आकाशदीप रचना जो आकाशदीप कहानी संग्रह पूछा जाता है वो 1929 का है। ठीक है, ईदगाह है 1933 जो प्रेमचंद जी की कहानी है और परिंदे सन 1960 निर्मल वर्मा की कहानी है। ये 1960 में आप कभी नहीं कन्फ्यूज होंगे, 1956 ही आएगा। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे आकाशदीप कहानी संग्रह का रचनाकाल दिया गया, जबकि आकाशदीप जो कहानी है वो 1928 की है, कहानी संग्रह 1929 का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है?
क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी है जिसमें नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण जो गजादर बाबू हैं उनको लंबी अनुपस्थिति के कारण उनकी जो परिवार है उनको ढांचे से बाहर कर देती है। तो किस प्रकार से, देखिए जो आप यहाँ पे खुद भी दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए वो बाहर से आ रहा है, उसकी वापसी हो रही है। क्या हो रही है? उसकी गजादर बाबू की वापसी हो रही है, लेकिन उसकी जो लंबी अनुपस्थिति है ना, वो उसको परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? वापसी। चीफ की दावत किसकी है? तो ये भी हम इसको व्याख्या में बता देंगे आपको, क्योंकि बार बार बताने से टाइम बहुत ज़्यादा जाता है आपका भी। मैं एक बात ध्यान रखूँगी कि जो व्याख्या होगी उसी में मैं आपको डिटेल्स बताऊँगी, क्वेश्चन में डिटेल्स नहीं बताऊँगी अब की बार, ठीक है। देखिए दी गई कहानियों में जो वापसी कहानी है, वापसी कहानी कब की है? 1960 की है जाहिद, है ना। वापसी कहानी कब की है? सन 1960 की है, ठीक है। सिलसिले में बाहर रहने के कारण जो गजादर बाबू हैं उसकी लंबी अनुपस्थिति में उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर रहना पड़ता है। वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रेमवदा जी हैं, बिल्कुल ये 1960 की है उषा प्रेमवदा जी की। चीफ की दावत भीष्म साहनी के द्वारा लिखित है। जो आपकी चीफ की दावत है इसको याद रखेंगे आप, यूजीसी नेट में लगी हुई कहानी है ये चीफ की दावत, इसको आप कंप्लीट पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो चीफ की दावत को कंप्लीट पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका मुख्य पात्र है सामनाथ, और माँ जैसे रिश्ते की अवहेलना करके वो भी तरक्की पाना चाहता है। क्या करता है? वो माँ की अवहेलना करता है। उसको लगता है कि अगर चीफ के सामने मेरी माँ आ जाएगी तो मेरी तरक्की नहीं होगी। भीष्म साहनी की इस कहानी के माध्यम में ऐसी मानसिकता पर करारा चोट करते हैं, यह संदेश देते हैं कि मूल से जुड़े बिना तरक्की संभव नहीं है। क्या है कि जो मूल से जुड़े, अपने जो पहले हम जन्म हमारा किस परिस्थिति में हुआ, कहाँ से हुआ है, उस मूल से जुड़े बगैर हम कभी भी तरक्की नहीं पा सकते हैं। दोपहर का भोजन ये अमरकांत जी की एक लिखित कहानी है। सिद्धेश्वरी इस कहानी की प्रमुख महिला पात्र है। देखिए जो दोपहर का भोजन है उसकी पात्र कौन है? सिद्धेश्वरी पात्र है इसकी। इस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी द्वारा अपने पति व पुत्रों की नित्य प्रति त्याग और संघर्ष को भी व्यक्त किया गया है, जिसकी गणना कहीं भी नहीं की जा सकती। बूढ़ी काकी प्रेमचंद जी की सन 1920 की कहानी है ये, जिसके द्वारा बुजुर्गों के प्रति उदासीनता को तगड़े कथा शिल्प के माध्यम से व्यक्त किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण हुआ है? देखिए जो प्रेमचंद जी हैं इनकी कौन सी कहानी है जिनके माध्यम से जो देसी रियासतें हैं उनके राजाओं का चरित्र भी चित्रण हुआ है और उनमें चलने वाली जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनका भी चित्रण हुआ है। तो जो रियासत का जीवन है और शतरंज के खिलाड़ी, इन दोनों कहानियों में किसका चित्रण हुआ है? देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और उनके वहाँ चलने वाली जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनका चित्रण हुआ है। तो ऑप्शन आएगा आपका ए और सी, बिल्कुल ठीक है। पंच परमेश्वर भी प्रेमचंद जी की कहानी है, सन 1916 की है, और बड़े भाई साहब सन 1934 की कहानी है, ठीक है। रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी, याद रखेंगे रियासत का दीवान रचना काल प्रेमचंद जी की रचनाओं में मुझे नहीं मिला है, लेकिन शतरंज का खिलाड़ी सन 1924 की कहानी है इनकी। मुंशी प्रेमचंद जी की इन दोनों कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और चलने वाली जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनका चित्रण मिलता है। पंच परमेश्वर कहानी में अलगू जुम्मन की मित्रता एवं न्याय के महत्व को दर्शाया गया है। क्या है जो पंच परमेश्वर कहानी है कब की? सन 1916 की। उसमें अलगू जुम्मन की मित्रता और न्याय के महत्व को व्यक्त किया गया। बड़े भाई साहब सन 1934 की कहानी है। इसके माध्यम से बड़े होने के आड़ में निकम्मेपन की हद को व्यक्त किया गया है। याद रखेंगे बड़े भाई साहब में क्या है कि जो भाई है वो बड़े होने की आड़ में निकम्मेपन की हद को व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों के साथ आपको सुमेलित करना है और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है आपको। तो देखिए जो गदल कहानी है ये किसकी है? तो रामगे राघव जी की कहानी है ये, और इसकी पात्र कौन है? इसकी पात्र है निहाल, ठीक है। उसके बाद में दी गई है आपकी गुल की बन्नो। तो गुल की बन्नो है ये धर्मवीर भारती जी की है और इसके पात्र है मिहिरलाल। पिसनहारे का कुआं ये किसकी कहानी है? तो ये प्रेमचंद जी की कहानी है और इसकी पात्र है गोमती। और एक ठहरा हुआ चाकू ये मोहन राकेश की कहानी है और उसकी पात्र मिन्नी है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम आगे व्याख्या इसकी। देखिए जो गदल कहानी है वो किसकी है? रामगे राघव जी की, उसकी पात्र है निहाल।
गुल की बन्नो है वो धर्मवीर भारती जी की कहानी है। याद रखेंगे गदल कहानी भी आप पढ़ेंगे जो स्टूडेंट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है, सॉरी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई सिलेक्शन लेना चाहता है या उसको प्राप्त करना चाहता है तो उसको आप गदल पढ़नी होगी। और जो आपका संस्कृत विभाग से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी 8 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, अगर उसमें भी कोई जा रहा है तो आपको गदल कहानी पढ़नी होगी। पिसनहारी का कुआं प्रेमचंद जी की कहानी है, उसकी पात्र है गोमती। और एक ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश की कहानी है, उसकी पात्र मिन्नी है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आपको निम्नलिखित जो कहानी है उनका अनुक्रम आपको लगाना है। यहाँ पे लगा लेते हैं हम सतह से, देखिए पहले पूरा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। सतह से उड़ता हुआ आदमी सन 1971 की कहानी है, ठीक है। सतह से उड़ता हुआ आदमी ये मुक्तिबोध जी की नहीं बताएंगे, हम आपको व्याख्या में ही बताएंगे, ठीक है। सतह से उड़ता आदमी 1971 की है। इंसान के खंडहर ये 1950 की है। परिंदे है 1956 की, ठीक है, कब की 1956। और पीली छतरी वाली लड़की 2001 की है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उड़ता आदमी और पीली छतरी वाली लड़की। तो देखिए इंसान के खंडहर सबसे पहले कहाँ है, यही डी ऑप्शन में है। इंसान के खंडहर 50, परिंदे 56, सतह से उड़ता आदमी, परिंदे की 56 की जगह 60 पे आ जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। सतह से उड़ता आदमी 57, ठीक है, सॉरी सतह से उड़ता आदमी 71 और जो आपका पीली छतरी वाली लड़की है वो 2001, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे आपका डी आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम व्याख्या इस प्रकार से दी गई है। मोहन राकेश जी की कहानी है इंसान के खंडहर और इसका रचना काल है सन 1950। निर्मल वर्मा जी की कहानी है परिंदे और इसका रचना काल दिया गया 1960। आप 56 और 60 दोनों याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। मुक्तिबोध सतह से उड़ता आदमी सन 1971। उदय प्रकाश पीली छतरी वाली लड़की 2001। अगला क्वेश्चन है, जिनेंद्र की कहानियों के पात्र हैं शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो, ईश्वर चंद्र। क्या पूछा, जो जिनेंद्र की कहानियां हैं उसके पात्र कौन हैं, तो उनके पात्र हैं शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो। 1, 2 और 3 बिल्कुल ठीक है और 1 और 2, 3 आपके ए ऑप्शन में दिए गए हैं। जिनेंद्र की कहानी का पात्र शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो, जबकि ईश्वर चंद्र जिनेंद्र की कहानी के पात्र नहीं हैं। जिनेंद्र की प्रमुख कहानियां हैं खेल, फांसी इनका 1929, वातायन 1931, एक रात 1935, दो चिड़ियाँ 1934, पाजेब 1938, जयसंधी पाजेब और जो जयसंधी है ये दोनों 1948 के, ठीक है। जानवी और अपना अपना भाग्य ये वातायन में ही संकलित हैं, ठीक है। किसमें संकलित है, वातायन जो इनका कहानी संग्रह है उसमें संकलित है, इनका अलग से रचनाकाल नहीं दिया गया। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है। तपेदिक की जो मरीज है मन्नो उसकी कथा किस कहानी में संग्रहित है, तो देखिए सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब, मैं हार गई। तो देखिए जो तपेदिक की मरीज मन्नो है उसकी कथा किस कहानी में संग्रहित है, किस कहानी में चित्रित हुई है, तो बादलों के घेरे में चित्रित हुई है। और बादलों के घेरे किसकी रचना है, तो आप याद रखेंगे जो बादलों के घेरे है ये कृष्णा सोपती जी की रचना है, ठीक है। किसकी है, कृष्णा सोपती जी की। कृष्णा सोपती जी की कहानी है बादलों के घेरे में और ये कब की है, तो सन 1980 की है। कब की है, सन 1980 की। जिंदगी और गुलाब इनकी थी 1961 की, ठीक है। तपेदिक मरीज जो मन्नो है उसकी कथा चित्रित हुई है। इनकी अन्य कहानी है सिक्का बदल गया। याद रखेंगे जो सिक्का बदल गया है कृष्णा सोपती का, ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगने वाली कहानी है, इसको याद रखेंगे आप। जबकि जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी उषा प्रेमवदा जी की है और मैं हार गई ये सन 1960 की किसकी है, मैं हार गई ये सन 1966 की है शायद, और ये किसकी है, मनु भंडारी जी की कहानी है, ठीक है। मैं हार गई ये सन 1957 की है, ठीक है। कब की है, सन 1957 की है। मैं हार गई मनु भंडारी जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन
किस कहानी से संबंधित है? क्या पूछा है? बचन सिंह सिहरसा गया और उसके हाथों में अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया, ये किस कहानी से संबंधित है? देखिए, जो अमृतसर आ गया है, सिंका बदल गया है, उसने कहा था, राजा निर्बंशिया, ये सभी कहानियाँ आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई कहानियाँ, ठीक है? सभी कहानियाँ हैं जो अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निर्बंशिया और उसने कहा था, ये सभी आपके यूजीसी नेट में लगने वाली रचनाएं हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका यूजीसी नेट जून 2019 में पूछा गया है। तो देखिए, जो कथन है ये तो है राजा निर्बंशिया से संबंधित। राजा निर्बंशिया सन 1957 की कहानी है, ठीक है? कब की है? सन 1957 की। राजा निर्बंशिया आंसर आएगा इसका। देखिए, बच्चन सिंह सिहरसा गया, उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन राजा निर्बंशिया कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी है। इनकी महत्वपूर्ण कहानी है राजा निर्बंशिया सन 1957, कस्बे का आदमी सन 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मास का दरिया 1966, बयान 1973 और आज़ादी मुबारक सन 2002। अगले हैं कृष्णा सोबती जी के महत्वपूर्ण कहानियाँ, सिक्का बदल गया और बादलों के घेरे में। अगली हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ। इनकी कहानियों को आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। उसने कहा था 1915, बुद्धू का कांटा 1914 और सुखमय जीवन सन 1911। अगले हैं भीष्म साहनी जी की रचनाएं, अमृतसर आ गया, भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटनिया 1973 और वांगचू 1978। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सी सामान न लादने की कसम खाई थी? देखिए, जो तीसरी कहानी है उसमें गाड़ीवान है, उसने तीसरी कसम कौन सी खाई थी? कौन सा सामान लादने की कसम नहीं खाई थी? उन्होंने कंपनी की औरत को लादने की कसम खाई थी, चोरी का बाजार की कसम खाई थी और बांस की कसम खाई थी, जबकि दुल्हन की डोली का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, आपका आंसर आएगा दुल्हन की डोली। मैंने आपको पहले भी बता दिया था पिछली क्लासों में भी कि जो तीसरी कसम है उसकी तीनों कसम आप याद रखेंगे, क्योंकि जो तीसरी कसम है उर्फ मारे गए गुलफाम, ये सन 1956 की कहानी है। और ये किसकी है? तो आप याद रखेंगे फणीश्वर रेणु जी की कहानी है ये, और ये आपके यूजीसी नेट में लगी हुई कहानी है, इसलिए आप तीनों इसकी याद रखेंगे। कंपनी की औरत, चोरी बाजार, पहली कसम थी उनकी, ऐसे भी याद रखेंगे। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्रम वाइज लगाओ, तो पहली थी कि चोरी बाजारी का सामान है उसको नहीं लादेगा, फिर बांस की लदनी नहीं करेगा, और फिर तीसरी कसम थी कंपनी की औरत को कभी लदनी नहीं करेगा, ठीक है? तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। गाड़ीवान ने दुल्हन की डोली न लादने की कसम नहीं खाई थी। अन्य जो सामान है जैसे कंपनी की औरत, चोरी बाजारी का सामान और बांस न लादने की कसम उन्होंने खाई थी। फणीश्वर नाथ रेणु की मुख्य कहानियाँ ठुमरी जो 1559 की है, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी सन 1986। अगला क्वेश्चन है, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? एक सरल शांत लड़की थी, कथन गलत। उद्दंत और चंचल लड़की थी, बिल्कुल ठीक। पुस्तक पढ़ने की शौकीन लड़की थी, बिल्कुल गलत। चारों चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी, बिल्कुल आपका ए और डी कहानी के अंदर बिल्कुल ठीक है। और ए और डी कहाँ पे है? सॉरी, क्या पूछा है? कैसी लड़की थी? उद्दंत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास में, मतलब बी और डी, सी ऑप्शन आएगा। देखिए, मैं बता देती हूँ आपको, जो मालती है उसका भाई आया था, रिश्ते का भाई लगता है, उससे मिलने के लिए। तो वो बिल्कुल उससे आने के बाद में पूछती तक नहीं है कि तुम क्यों आए हो या फिर किस लिए आए हो, कैसे मिलने के लिए आए हो, ऐसे आ गए या फिर कुछ भी नहीं बातें करती हो। उससे सिर्फ देखा, उसको पानी पकड़ाया और फिर चलेगी और उदास होकर बैठ गई, उससे बातें नहीं करती है। तब उस भाई को लगता है कि मैं इसके ऊपर बोझ आ गया हूँ। फिर क्या है कि वो जो लेखक है वो लिखता है और बोलता है कि जब ये मालती छोटी थी तो उसके पिता ने एक किताब दी थी उसको लाकर पढ़ने के लिए कि डेली उसके आप 10 पेज पढ़ोगे, 10 या 20 पेज, अब मुझे याद नहीं, 20 थे 10, लेकिन डेली उसके 10 पेज पढ़ोगे। तो मालती क्या करती थी कि 10 पेज डेली की डेली फाड़ के और फेंक देती थी, पढ़ती नहीं थी बिल्कुल भी। और जब पिता ने कहा कि किताब पूरी हो गई तो बोली हाँ हो गई।
तो बोला कि लेके आओ, बोल किताब तो मैंने फाड़ के फेंक दी। तो इस प्रकार की कहानी है ये, एक गैंगरीन नाम से, जो 1934 में आज्ञा जी की कहानी है ये। ठीक है, आप पढ़ेंगे इसको क्योंकि आपकी यूजीसी नेट में लगी हुई है ये कहानी, पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा इस कहानी को पढ़ने में। गैंगरीन कहानी में मालती के बचपन में उद्दंत और चंचल लड़की और चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी। क्योंकि जो लेखक है वो भागते थे, जंगले से मतलब कूद जाते थे वो। फिर क्या करते थे कि जब तक मालती नहीं आती थी तब तक वो भी नहीं जाता था, तो जंगले में से वो मालती को भी कूदा कर और ले जाता था अपने साथ में। ये मतलब क्या शैतानियाँ थी उनकी बचपन की। प्रयोगवाद सन 1943 से 1951 में इसका प्रारंभ आज्ञा के द्वारा तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में 7 कवियों का संकलन कर तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुआ है। इन्होंने 4 तार सप्तक प्रकाशित किए थे, तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तीसरा और चौथा। ठीक है, जो इनका तार सप्तक था 1943, दूसरा सप्तक था 1952, तीसरा सप्तक था 1959 1959 और चौथा तार सप्तक था इनका 1979 1979। ठीक है, आज्ञा जी ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल में नहीं है, सभी राही हैं। राही ही नहीं, राह के अन्वेषी है, मतलब खोज करता है। आज्ञा जी की प्रमुख कहानियाँ हैं गैंगरीन जो 1934 की है, विपदगा 1937, परंपरा यहाँ पे 1940 दिया गया है और जो काव्यमाला है उसके अंतर्गत 1944 दिया गया है, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961 और अमर वलरी देखिए यहाँ पे 1945 दिया गया है, जबकि जो कविमाला है उसमें 1965 दिया गया है। तो आप याद रखेंगे दोनों ही रचना काल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं? भोलाराम का जीव, सिक्का बदल गया, पिता, जामुन का पेड़। ये भी आप याद रखेंगे, ये चारों ही कहानियाँ आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई। जो सिक्का बदल गया है और पिता ये कहानियों में लगी हुई हैं, जबकि भोलाराम का जीव और जामुन का पेड़ ये आत्मकथा का मतलब अन्य गद्य रचनाएं उनमें लगी हुई है। तो देखिए, जो भोलाराम का जीव है और जामुन का पेड़, इसके अंतर्गत जो अपना प्रशासन है उसके ऊपर व्यंग्य की गई है। भोलाराम का जीव है, एक दिल करता है मेरा कि मैं आपको सभी बता दूं ये कहानियों के अंदर क्या है। भोलाराम का जीव है, उसमें मरने के बाद में फाइलों में अटका रह जाता है उसका जीव, क्योंकि उसकी पेंशन नहीं हुई थी। और जो जामुन का पेड़ है उसमें क्या है कि जामुन को बहुत अच्छे अच्छे जामुन लगते थे और उसके अंदर उसके नीचे एक लेखक दब के मर जाता है और उसको नहीं निकाला जाता है, क्योंकि सरकार के ऊपर जो भ्रष्ट राजनीति है हमारी, उसके ऊपर व्यंग्य किया गया उसमें। क्योंकि बोलते हैं कि इसको निकालो, पेड़ को काट दो, बोलते ऊपर से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है, इस प्रकार से कहा गया है इस जामुन के पेड़ में। तो ये बहुत ही अच्छी रचना है, दोनों आप पढ़ सकते हैं। तो ए और सी यहाँ पे आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ए और सी आपके ए ऑप्शन में है। बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या क्या दिया है वहाँ पे। देखिए, आपका ए और सी ही बिल्कुल ठीक है। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करने वाली रचना है भोलाराम का जीव और हरिशंकर परसाई। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी का है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोपती जी का तथा पिता ज्ञान रंजन जी की कहानी है। ठीक है, पिता है ये सन 1965 की है कहानी। इसमें पिता है वो वृद्ध है और लेखक पिता को आधुनिकता में ढालने की कोशिश करता है, लेकिन पिता है कि वो आधुनिकता में बिल्कुल भी नहीं डलता है। वो अपनी जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं उन्हीं में चलता रहता है। अगर उनको बिस्कुट दिया जाए खाने के लिए तो वो भी नहीं खाते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं। उनको कपड़ा अच्छा दिया जाए सिलने के लिए तो वो भी नहीं बोलते हैं, वो मतलब नहीं पहनते हैं। सब लोग पंखे के आगे सोते हैं लेकिन वो नहीं सोते हैं, वो बाहर जाकर सोते हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी में अंतर्गत दिया गया कि पिता किस प्रकार से, जो बेटा है उसको पिता से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि मेरा पिता ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमारा कहा क्यों नहीं मानते हैं। और सिक्का बदल गया है, ये भी कृष्णा सोपती जी की बहुत अच्छी कहानी है। सिक्का बदल गया है मतलब किसी रानी, मतलब उसका पति जीवित था तब वो बहुत ठाठ बाट से रहती थी, पति मरने के बाद में वो वहाँ से चली जाती है, मतलब अलग ही कहानी है उसकी, बहुत अच्छी कहानी है ये सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध इस प्रकार से हैं। पगडंडियों का जमाना सन 1966, जो निबंध है उनमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम इनके निबंधों को। जैसे उनके दिन फिरे 1963, क्योंकि कहानी के बाद में निबंध श्रृंखलाई है और उसके बाद में है आत्मकथाएं। ठीक है, सदाचार के ताबिज 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव
पीछे 1982, सुनो भाई साधो 1983, तुलसी चंदन घिसे 1986। कृष्णचंद्र जी के उपन्यास हैं एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज की नाव। कृष्णचंद्र जी के उपन्यास हैं, बहुत ही अच्छे उपन्यास हैं इनके, बहुत ही अच्छे उपन्यास हैं इनके, अच्छे उपन्यास हैं, उपन्यास दिए गए यहाँ पे। अगला है कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर और अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव, अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। उपयुक्त कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक का है? तो किस लेखक का है? ये जैनेंद्र जी का विचार है। कहानी में क्या हो? इतिवृत्तात्मकता है वो होनी ही चाहिए, यानी उसमें स्थिति के जो स्थित्यंतर हैं अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, उसमें काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव, अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। किसका कथन है? जैनेंद्र जी का कथन है। कहानी के विषय में जो उपयुक्त विचार हैं वो किसके हैं? जैनेंद्र जी के हैं। और कहानी अगली दी गई है, किस किस की, कौन कौन सी है? जैनेंद्र जी की हैं ये कहानी संग्रह फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934 और पाजेब 1948। राजेंद्र यादव जी की हैं देवताओं की मूर्तियाँ सन 1952, खेल खिलौने 1953, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या ये 1959 और छोटे छोटे ताजमहल इन्हीं का है। बिल्कुल बिल्कुल। किसके हैं ये? राजेंद्र यादव जी के छोटे छोटे ताजमहल सन 1962 है। कब का है? सन 1962 है छोटे छोटे ताजमहल। ठीक है। अगला है यशपाल जी के, तो पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान है 1943, अभिशप्त है 1944, तरक का तूफान 1943, वो दुनिया 1941 और फूलों का कुर्ता 1949। उसके बाद में है इला चंद्र जोशी, धूप रेखा 1938, दिवाली और होली 1942, आहुति 1945 और खंडहर की आत्माएं सन 1948। सभी रचनाएं आप लिख लेंगे और इनको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल 3 कहानियां लिखी, वे कौन सी हैं? पूछा गया है, देख लीजिए। यूपी टीजीटी 2004 में और आपका मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। देखिए, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था सन 1915। किसकी कहानी है ये? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। पहले देख लेते हैं व्याख्या। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 3 कहानियां हैं। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। देखिए, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन जो रचनाएं आई हैं वो हम बता देते हैं आपको। शतरंज के खिलाड़ी सन 1924 का प्रेमचंद जी की कहानी है। बुद्धू का कांटा ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सन 1914 की कहानी है। बड़े घर की बेटी ये सन 1910 का प्रेमचंद जी की कहानी है। नमक का दरोगा सन 1914 प्रेमचंद जी की कहानी है। बूढ़ी काकी सन 1920 प्रेमचंद जी की कहानी है। कफन सन 1936 प्रेमचंद जी की कहानी है। सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा और उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था सन 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रतिध्वनि ये किसकी है? तो ये सन 1926 जयशंकर प्रसाद जी की है। और सुखमय जीवन ये किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सन 1911 की कहानी है। इसी के साथ में हम करते हैं क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।